बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान में बजट के बारे में कहा जाता है कि जो भी गवर्नमेंट बजट बनाती है वो ये कहती है कि इससे बेहतर इन हालात में बजट मुमकिन ही नहीं था, और जो अपोजिशन होती है वो हमेशा ये कहती है कि इससे बदतरीन बजट हमने आज तक नहीं देखा। इस बजट के बारे में भी इसी किस्म की आ रहा है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि IMF की मदद से बनाया है, लेकिन इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता था। और जो अपोजिशन है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी शामिल है, हमारे साथ ये मौजूद भी हैं, और इनका ये कहना है कि बदतरीन बजट है और इस गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान को या पाकिस्तान के अवाम को बर्बाद कर दिया। ये क्यों कहा जाता है और ये पाकिस्तान में कब तक कहा जाएगा, सवाल है जो आज के शो में हम मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ डिस्कस भी करेंगे। और ये एक नई पार्टी बना रहे हैं और इनका ख्याल ये है कि ये पुरानी पार्टियों से बहुत बेहतर होगी। अब सवाल ये कि क्या नई पार्टी की गुंजाइश पाकिस्तान में मौजूद है, और ये जो पार्टी होगी पुरानी पार्टियों से कितनी मुख्तलिफ होगी, ये भी एक सवाल है जो मिफ्ता साहब के साथ हम पूछेंगे इनसे। और आपको बहुत ज़्यादा वेलकम कहते हैं मिफ्ता साहब। ये फरमाइएगा सर, ये बजट से रिलेटेड यही चीज़ है कि जब आपका ज़माना था ना, जब आपने बजट बनाया था, उस वक्त आपने ये दावा किया था कि बेहतरीन बजट है ये, और जो फैसले आपने उस वक्त किए थे वही खेती है जिसको अब ये गवर्नमेंट काट रही है, लेकिन अब आपका ख्याल है कि बेहतरीन बजट है। किस चीज़ को सही समझ रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये बजट के बारे में मेरे ख्याल से हुकूमत भी ये नहीं क्लेम करती कि ये बहुत अच्छा बजट है। मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट नहीं दिया बजट पे, और उन्होंने शायद फरमाया है कि ब्यूरोक्रेटिक इम्प्रिंट नज़र आती है। ठीक, ये रूलिंग पार्टी के सदर हैं। ठीक। ख्वाजा आसिफ ने कल क्रिटिसाइज़ किया कि ये एक्सपोर्टर्स को जो ऊपर टैक्स डाला है आपने FBR के चुंगल में डाल दिया है। ठीक। बिलावल भुट्टो साहब ने जो कोलिशन पार्टनर है, उन्होंने कहा ये बाबुओं का बजट है। सलीम मांडवी वाला साहब जो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, इनके कोलिशन पार्टनर हैं, उन्होंने भी बजट को ये कहा कि ये महंगाई का इंदिया दे रहा है। सो ये हुकूमत के लोग भी ये कह रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। शायद अब्बासी साहब ने कहा कि ये बदतरीन बजट है, और इस हिसाब से नहीं। देखिए, मैंने 2 बजट बनाए और हर बजट पे बहुत मुश्किल होती है, और मैं औरंगजेब साहब के साथ ये सिंपैथी करता हूँ कि मुझे पता है कि उनको कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि अखराजात भी होते हैं, आपको टैक्स भी लगाना होता है, और टैक्स देना किसी को अच्छा नहीं लगता। ठीक। लेकिन जिस हिसाब से शायद साहब ये कह रहे थे, और हम सीरियसली तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे थे, मैं वो ये था कि यार मुल्क के पास ना स्पेस है और ना टाइम है। ठीक। ये बात याद रखें कि एक ज़माने में स्पेस होती थी, जो शाहिद साहब ने कहा कि जिसके अंदर हम गलत फैसले कर लेते थे, या हम फैसले टाल देते थे कि यार अगले साल देख लेंगे, चलने दो, थोड़ा ये सब्सिडी दे दो, वो सब्सिडी दे दो, ये टैक्स लगा लो। अब आपको कोई कर्ज नहीं दे रहा। IMF के पास आप बार बार जा रहे हैं। आप वफाक की हुकूमत जो है वो एकदम ख़त्म हो चुका है उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो आपने ज़रा सा तो अखराजात पर नज़र रखते ना, और इसमें औरंगजेब की तो गलती नहीं है। 24% जारी अखराजात बढ़ा दिए। ठीक है। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात बढ़ाते हैं, पूरे हुकूमत हाउस के अखराजात, वफाकी गवर्नमेंट के अखराजात, वफाकी गवर्नमेंट के पूरे जो अखराजात हैं वो 24% से बढ़े हैं। उसमें गवर्नमेंट के अखराजात में 2 हिस्से होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, मैं उस पर मुझे कोई तनकीद नहीं है, उसमें ठीक है वो बढ़ाए। बाकी जो आपने एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं, अगले साल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं 13% इन्फ्लेशन है, आप 24% अगर अखराजात बढ़ा रहे हैं, तो किस हिसाब से आप 10% ओवर इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं? और आप साथ साथ ये कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो नाजुक हालत में है, लोगों को कमर कसनी होगी। तो लोगों को अगर आप कमर कस रहे हैं, अगर आप एक तनख्वाहदार से कह रहे हैं कि तुम लाख रुपए की तनख्वाह वाले को तुम 2 गुना टैक्स दोगे, 5 लाख की तनख्वाह वाले का टैक्स 91,250 से बढ़ाकर 1,13,750 कर दिया। 8 लाख की तनख्वाह के ऊपर आप टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, जब आप इतनी लोगों से वो कुर्बानी मांग रहे हैं, तो आप 24% से कम नहीं कर सकते थे एक्सपेंसेस? आपको बेइज्जती नजर नहीं आती? वैसे कट कहां लगा सकते थे? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो PSDP 1400 का था, 1200 को क्या, इसकी जरूरत नहीं थी। 500-600 अरब रुपए का GSDP करते, 500 अरब रुपया बच जाता। हमने एक बात की है जिसपे वो बहुत बुरी लगी गई है, और वो कहते हैं आप गलत फिगर कोट। सर, गलत फिगर में कोट नहीं कर रहा हूँ, ये शायद भाई ने फिगर कोट किया था, मैं पूरा इसके पीछे खड़ा हूँ। 500 अरब रुपया हमने कहा है कि MNAs और MPAs के प्रोजेक्ट्स पे लगाए हैं। 75 अरब रुपया तो MNAs के प्रोजेक्ट्स को वफाक ने दिए, तो सबको पता है। और आप पंजाब से अभी मालूम करवा लीजिए, आपके भी दोस्त होंगे, कि हर MPA को 1 अरब रुपया नहीं दिया गया है। 1 करोड़ रुपया दे दिया गया, मतलब 1 करोड़ उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, हर MPA के। इस तरह हर सूबे में, यानी हर MPA 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स करवा सकता है। हुक्मरानी प्रोजेक्ट, हुक्मरानी पार्टी, हुक्मरान पार्टी। ठीक है। अब क्या इस साल, पहले साल हुकूमत के ये जरूरी था करना, जब आपको इतनी शदीद हालत बुरी है कि आप कह रहे हैं कि बच्चे के दूध पे हम टैक्स लेंगे। आप ये कह रहे हैं किसी को हार्ट अटैक हुआ कि इससे पहले कि तुमको स्टैंड लगता है 18% सेल टैक्स निकाल के रख मेरे हाथ पे। ठीक है, हार्ट स्टैंड पे
हमारी इतनी अबतर हालत हो गई है कि हम कह रहे हैं कि जो ज़कात से अस्पतालें चलती हैं वो ज़कात से हम 18% टैक्स लेंगे। तो जब इतना बुरा वक्त आ गया है तो फिर ये पीएचडीपी और ईडीपी पे खर्चा करने की क्या जरूरत थी? तो आसान तरीका ये था कि आप सूबों को कहते, 4 में से 3 सूबे इनकी हुकूमत के, कि यार 10% जो तुम्हारा खर्चा है ना वो तुम सरचार्ज दे दो, वफाक को दे दो वापस। कि पंजाब 500 अरब रुपए दे दी थी, सिंध 350 अरब रुपए दे दी थी, केपी 150 अरब रुपए दे दी थी, बलूचिस्तान 90 अरब रुपया दे दी थी, तो 1000 अरब रुपया तो ये आ जाता। ठीक है, ठीक। मतलब हुकूमत का सेक्रीफाइस करने से ताल्लुक नहीं है। क्या 2 पाकिस्तान है? एक पाकिस्तान मेरा आपका है कि हम टैक्स भर रहे हैं, और एक पाकिस्तान हुक्मरान का है कि वो अभी भी 500 अरब रुपया पीएचडीपी के प्रोजेक्ट्स पे खर्च कर रहा है। ठीक है। शाहिद भाई ने इस पे कहा कि 1/3 जो है वो जो लोगों की जेब में जाता है, मैं छोड़ देता हूँ, ये आवाम के लिए, नाज़रीन खुद ये फैसला कर लेंगे। उसके बाद सर आपने ये, आपको मैंने बताया कि 24% और देखिए ईवान सदर के अखराजात बढ़ गए हैं, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दावा किया था कि गवर्नमेंट का साइज कम होना चाहिए, ये जो ईवानों के अखराजात कम होने चाहिए, लेकिन जब आज उनका अपना प्रेसिडेंट है तो वहां पे भी अखराजात बढ़ा दिए। सर एक ये भी बात की थी ना कि मिनिस्ट्रीज कम करो, मिनिस्ट्रीज तो कम नहीं हुई, और ना सिर्फ कम नहीं हुई बल्कि पूरे साल के इनके पैसे रखे गए। ठीक है। तो अगर कम भी हो रही हैं तो इस साल के अंदर तो पैसे तो डाल दिया आपने। उसके बाद आपने भी इनको, IMF को इन्होंने ब्लेम किया है कि IMF ने कहा है। ठीक है, IMF ने बहुत सारी चीजें कही हैं, मैं उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि IMF ने कहीं नहीं कहा है कि वो जो सिगरेट की कंपनियां सिगरेट बनाती हैं और टैक्स नहीं देती हैं, और सबको पता है वो 12 कंपनियां कौन सी हैं। IMF ने नहीं कहा कि उनसे टैक्स ना लो, 200 अरब रुपए छोड़ दिया आपने। IMF ने नहीं कहा कि LPG और डीजल जो पाकिस्तान स्मगल होकर आता है ईरान के बॉर्डर से, उससे टैक्स ना लो, 200 से 300 अरब रुपए आपने वो छोड़ दिए। ये IMF ने नहीं कहा है। IMF ने नहीं कहा आपको कि फाटा के इंडस्ट्रियलिस्ट को आप टैक्स ब्रेक दे दें, चाहे कि वो लाहौर में सरिया बेचें, कराची में घी बेचें, फाटा में कोई प्राइस सस्ती नहीं करी। शाहिद भाई ने क्या कहा कि यार आप उन पे टैक्स लगाएं और वो पैसा फाटा के गरीब लोगों पे खर्च करें, वो बात समझ में आती है। तो IMF के ऊपर सारा इल्जाम डालना जो है वो दुरुस्त है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तस्लीम किया कौमी असम्बली में कि ये बजट जो है IMF की कंसेंट से बना है, बल्कि IMF ने हमारी बड़ी मदद की इस बजट को बनाने में। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब तस्लीम कर रहे हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर बचता क्या सर, मुझे बताएं। सर जब IMF ने इनकी मदद की, इनकी कंसेंट से बना, वो ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें डाली हैं जो IMF ने नहीं कही थी, वो IMF के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं IMF को नहीं डिफेंड कर रहा हूं, लेकिन मैं इस हुकूमत की बात कर रहा हूं कि IMF ने तो आपसे ये भी कहा था कि एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, आपने तो नहीं देखा। IMF ने तो ये भी कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को देखें सूबों के हवाले में, आपने तो वो नहीं देखा। IMF ने तो ये भी कहा था कि NFC अवार्ड की बात करें, आपने तो वो नहीं कहा। IMF ने तो कहा था कि रिटेलर के ऊपर टैक्स लगाओ, आपने तो वो नहीं लगाया। तो भाई मतलब ये अच्छा मैं और इसका पिक एंड चूज है, जो आपको सूट करता है वो आपने उठा लिया, जो नहीं सूट करता आपने इग्नोर कर। हाँ, और कहीं मतलब मुझे आप बताएं ना जावेद भाई कि जिस वक्त मुल्क एक माशी मुश्किलात से गुजर रहा हो, उस वक्त आपको 24% एक्सपेंस बढ़ाने की जरूरत है, जबकि इन्फ्लेशन अब टेम हो गया है। मतलब सीरियसली इट मेक्स नो सेंस। ये बेहिसी है, और ये हुकूमत की तरजीहात जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये लोगों की तरजीहात से मुंसलिक नहीं है। आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड कि इस वक्त मिडिल क्लास लोग किस कर्ब में से जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके बिजली के बिल अब जब अगस्त में आएंगे तो वो भी देख लीजिएगा क्या होता है आपके साथ। अच्छा, ये फरमाइए, अगर आप वजीर खजाना होते तो आप क्या करते इस सूरत हाल में? तो मैं ये दो बातें करता हूँ। एक तो ये कि मैं, आप खुशी से पूछ लीजिए कि मैं सारा दिन बहस करता था वजीर आज़म से अखराजात के ऊपर, और ये ठीक है, वज़ीर ख़ज़ाना को टैक्स जमा करना होता है, लेकिन वो अखराजात का अमूमन मना ही कर रहा होता है कि यार ये खर्चा ना करो, ये खर्चा ना करो। बात जो है ना असल में ये वज़ीर ख़ज़ाना की नहीं है, बात प्राइम मिनिस्टर की है। ठीक, वज़ीर ख़ज़ाना तो ये कह ही सकता है ना कि NFC अवार्ड की कमीशन बनाओ, प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया ना। वज़ीर ख़ज़ाना तो ये कहता होगा ना कि यार 800 अरब रुपए पे रुक जाओ, मैं तो बोलता 600 अरब पे रुक जाओ PHDP पे। आपको क्या जरूरत थी 1400 अरब पे लाने की? आपके अगले साल इलेक्शन में जा रहे हैं, नॉट के इलेक्शन ईयर में भी जस्टिफाई होता है, लेकिन चलो इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं आपने, मतलब आपने बोला नहीं यार ये करना जरूरी है। फाटा को, मैं तो यकीन से बता रहा हूं कि फाटा को जो टैक्स ब्रेक दिया गया वजीर खजाना ने नहीं कहा होगा उसका। ये गंडापुर साहब का मुतालबा था वैसे, ये गंडापुर साहब के कहने पे, और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो MNA जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, उनके कहने पे। सर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये पैसे आप टैक्स लगाते, और ये जो पैसे थे 68 अरब रुपया, 70 अरब रुपया, जो भी आपको मिलता ये आप दे देते फाटा। उसमें इसका नुकसान क्या होता है कि जो घी मिल पाकिस्तान के दूसरे शहरों में लगी है, जो स्टील मिल दूसरे शहरों में लगी है, वो अनकंपेरेटिव हो जाती है, उसका बिजनेस का नुकसान होता है, हमको वहां से भी टैक्स नहीं मिलता है, और उधर भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। आप ये तो मतलब सरासर ज्यादती है ना। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि, और ये इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले आपको पता है PHDP के बड़े खिलाफ होते थे, लेकिन जब हुकूमत में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह PHDP भी किया, और KP में
माशाल्लाह से एडीपी ग्रो ही कर रहा है। सो हमने तो ये देख लिया इन रिवायती सियासतदानों को कि ये कहते कुछ हैं और माशाल्लाह। अच्छा, वैसे उनका क्लेम ये है कि ये सारी बुनियादें आप रखे गए थे, जब आप आए थे तो आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, टैक्सीज आपने बढ़ा दिए और पूरी इंडस्ट्री जो थी उसके ऊपर टैक्स लगा के आपने पूरी इंडस्ट्री बंद करवा दी। वो कहते हैं जी वो उन्होंने जो कुछ किया अब उसी का खेल है जो आगे चल रहा है। मैंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, बिल्कुल सही बात है। जब मैं जिस दिन हम वजीर ख़जाना में बना, हुकूमत में आए थे, उस दिन 110 अरब रुपया महीने का नुकसान हो रहा था। हुकूमत चलाने का खर्चा 40 अरब था, वफाक दिफा चलाने का भी खर्चा इतना नहीं था जितना कि वो चलाने का खर्चा था। 110 अरब रुपया आपका खर्चा था। पेट्रोल के अंदर हुकूमत 70 रुपये डीजल में जेब से दे रही थी और 40 रुपये पेट्रोल पे दे रही थी। आज 70 रुपये डीजल पे टैक्स ले रही है हुकूमत, यानी कि 140 का फ़र्क हो गया। वो कह रहे हैं कि ना बढ़ाओ तो फिर IMF भी नहीं आएगा, तो वो तो मजबूरी थी। और मैं तो ये सवाल पढ़ता था इनसे कि यार ये जो पैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, ये मेरी जेब में जा रहे हैं या हुकूमत का नुकसान कम हो रहा है। सो वो डिफरेंट बात थी। और टैक्स जो मैंने लगाए उसका और आज का जो टैक्स है उसका मुआवजा कर लीजिए कि मैंने जो भी गलतियां की हैं। और टैक्स हमको भी IMF ने कहा था टैक्स लगाने का, क्योंकि अखराजात इतने कम नहीं होते थे जिस पे मैं रोज़ लड़ाई करता था, लेकिन हम बच्चों के दूध तक नहीं पहुंचे थे। अच्छा, अब मैंने वक्फा लेना है मिफ्ता साहब, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो गिविंग सूरत हाल है इकॉनमी की, इसमें आप आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को कहाँ देखते हैं, मुल्क को कहाँ देखते हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा देखते हैं। प्रोग्राम दोबारा खुशामदीद। मिफ्ता साहब ये फरमाइएगा, वो उसकी तरफ आऊँगा मैं कि ये जो सूरत हाल है ये कहाँ ले जाएगी गवर्नमेंट को और मुल्क को, लेकिन ये जो आपने अगस्त में बिजली के बिलों का जिक्र किया है ये क्या होगा अगस्त में? सर IMF की 3 रिक्वायरमेंट्स थी। ये IMF की रिक्वायरमेंट है, ये हुकूमत का वो नहीं है। IMF की 3 रिक्वायरमेंट थी। नंबर 1 कि बजट जो है असेंबली पास करे, जो हो चुका है उनकी मुनासिबत से। नंबर 2 कि बिजली के अंदर एक चीज़ होती है एनुअल रीबेसिंग, वो लगे, और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे। तो एनुअल रीबेसिंग 1 जुलाई से लगेगी, वो लगेगी, और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगेंगे। ये 2। और तीसरी रिक्वायरमेंट थी कि गैस के बिल बढ़ाए जाएं। तो वो तीनों रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होंगी तो IMF का काम हो जाएगा। और बिजली के बिलों में कितना इजाफा होगा इससे? सर मैंने सुना है कि 5 रुपये 75 पैसे शायद एनुअल रीबेसिंग के लगेंगे और 3 रुपये और कुछ पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट के लगेंगे, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ। 8 रुपये का मैंने सुना, 8 रुपये का फर्क आ जाएगा सर। अच्छा, वैसे ये फरमाइए कि बिजली का इशू क्या है जी? आप तो खुद मिनिस्टर रहे और इसके अंदर गवर्नमेंट इतनी मजबूर क्यों है? दूसरा, अगर फर्ज करें कि 45 रुपये फर्ज कर ले एक यूनिट है, लेकिन हमें वो 70, 75 या 80 रुपये यूनिट क्यों पड़ती है? तो 45 रुपये भी यूनिट नहीं है, उससे भी सस्ता है। ये बात भी गलत है। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो ये है कि 2250 अरब रुपया तो आपको फिक्स देना पड़ता है, क्योंकि आपका सिंगल बायर मॉडल है, तो कोई इधर बिजली का प्लांट नहीं लगाएगा अब तक कि आप गारंटी नहीं करेंगे। तो 2250 अरब रुपया फिक्स देने पड़ते हैं सालाना। वो इतने बड़े ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं है कि 1700 अरब रुपया गवर्नमेंट जो है वो बिजली के महकमे को देती है, तो यूँ देखा जाए तो 500 अरब रुपया लगे। उसके बाद सर हमारे पास बिजली जो है वो सर्दियों में 10,000 मेगावाट होती है, गर्मियों में 35,000 मेगावाट की डिमांड होती है। तो सारी सर्दियां जो हैं ये बिजली बंद रहती है, जो बिजली बना सकते हैं बनाने वाले। ठीक है, तो आपने पॉलिसी ऐसी रखी थी कि ये बिजली बनाने वाले बंद रहते हैं। तीसरी चीज़ ये हुई कि 1 पैसे की एफिशिएंसी हम नहीं लेकर आए। आज सिंध के अंदर विंड पावर जिसका हुकूमत पैसे दे चुकी है और एक कोल का प्लांट है जिसकी हुकूमत पैसे दे चुकी है, बंद रखे हुए हैं। वो फ्री में बिजली मिल रही है, हुकूमत नहीं ले रही क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन केबल नहीं है। ठीक है। सो मिसमैनेजमेंट है। जब किसी और का पैसा होता है ना तो दिल में दर्द नहीं होता। तो फिर आप आप साहिवाल में जाके कोयला ले जाते हैं कराची से, आप कराची में बिजली नहीं बनाते। ठीक है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने किया था नहीं, हमारे, लेकिन आप पैसे नहीं लगे होते ना आपके किसी। हमारी इसमें से इतनी गुजारिश है कि हम देखें इस चीज सब चीजों को आप निचकारी कर दें, हर चीज प्राइवेटाइज कर दें, मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स जो दुनिया में होता है, और एक रेगुलेटर ले आए जो कि किसी का रिश्तेदार ना हो, किसी की पर्ची पे ना आया हो, चाहे वो अमेरिका से ले आए, चाहे वो सिंगापुर से ले आए, चाइना से ले आए, कोई गोरा ले आए, कोई मतलब ईमान से कोई गोरा ले आए, ठीक है, और कोई चीना ले आए और वो रेगुलेट करे, वो पब्लिक इंटरेस्ट देखे। और जैसे ड्रैप में होता है ना, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले ये करते हैं
कि जब दवाइयों की कीमत दे रहे होते हैं ना कंपनीज को, तो बोलते हैं यार हिंदुस्तान में क्या प्राइस है, अगर वहाँ ये गोली 40 की है तो हम तुमको 60 रुपए क्यों दें। तो ये भी पूछ सकते हैं ना कि यार अगर हिंदुस्तान में बिजली जो यूनिट जो है वो 25 रुपए का मिलता है तो तुम कोई नई किस्म की बिजली दे रहे हो, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजली है ये। अच्छा ये फरमाइए सर, इस सूरत हाल में, इस बजट में और इस माशी सूरत हाल में ये गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी और मुल्क कहाँ स्टैंड करेगा एक साल के अंदर? देखिए जावेद भाई, मुल्क तो इंशाल्लाह यहीं रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो, और हमेशा रहेगा। देखिए गुजारिश ये कि ये अगर हुकूमत पब्लिक मैंडेट से आई होती ना, लोगों के वोट से आई होती, तो हम ये कह सकते थे कि लोग नाराज़ हैं तो हुकूमत को या पॉलिसी बदलनी होगी या हुकूमत जाएगी। लेकिन क्योंकि ये लोगों के वोट से नहीं आई है, तो किसके वोट से आए फिर? ये तो सर आप नहीं, आप शहर इक़्तिदार में रहते हैं सर, मैं नाक़िस राय मेरी क्या है। ये हम देखें जिसके जो इनको लाए हैं, अब सवाल ये कि जो इनको लाए वो कब तक इनका बोझ उठाएंगे, ये देखने की बात है। अब वो तो मतलब हम उनके लोग दिमाग में तो नहीं जा कहते ये इनको वही लेके आए जो आपको लेके आए थे। नहीं सर, देखें गुजारिश ये है कि इनको वही इदारा लेकर आया है जो 2018 में इमरान खान को लेकर आया था, वही इदारा लेके आया जिसके साथ इमरान खान 2002 में जिनका रेफरेंडम सपोर्ट करते थे, और इमरान खान जिनके साथ 2022 में जिनको एक्सटेंशन की ऑफर करी थी। ठीक है, बाजवा साहब को आपको भी तो वही इदारा लेके आया था, 2022 की बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे तो मुस्लिम लीग नून लेके आई थी, पीडीएम की हुकूमत जो थी। ठीक है, वो पीडीएम की हुकूमत के अंदर वो पीडीएम की हुकूमत का ये नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तो पीडीएम की गवर्नमेंट कौन लाया था? हाँ नहीं, पीडीएम की गवर्नमेंट तो देखें ना, पीडीएम की गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि अमेरिका लाई थी, वो बात तो एकदम झूठ है, और वो अब तो खैर, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता अगर आर्मी आपके पीछे ना खड़ी हो। तो अगर जनरल बाजवा साहब की नवाज़शात ना होती तो गवर्नमेंट नहीं बननी थी आपकी वजह से, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर जनरल बाजवा के का आशीर्वाद नहीं होता तो 18 में खान साहब की भी हुकूमत नहीं बननी थी, और जो हुकूमत हमारी बननी है उससे 4-5-6 महीने पहले एक कॉन्फिडेंस वोट इमरान खान साहब को लेना था, याद है? उस दिन इनको कॉन्फिडेंस वोट भी नहीं मिलता अगर जनरल बाजवा की आशीर्वाद नहीं होती तो। तो आपको वैसे आपको शर्मिंदगी होती है कि हमने क्या किया 2022 में, ना गवर्नमेंट लेते तो हालात ज्यादा बेहतर होते? देखिए मैं गुजारिश ये करता हूँ कि 2022 में अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर मेजॉरिटी पार्लियामेंट की खो देते हैं तो आपको पार्लियामेंट में जिसके पास मेजॉरिटी नहीं उसका हक नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। ठीक है, वो जो खान साहब ने पार्लियामेंट तोड़ी थी वो एकदम गैर आईनी हरकत थी। तो ये बात तो मानने की है। दूसरी बात ये कि जो शायद अब्बासी साहब कहते थे नवाज शरीफ साहब को, और उनका भी ये मूड था, नवाज शरीफ का ये दिल था कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते रहो और निकल जाओ, कुछ एक आध नया वैब का कानून चेंज करो। शायद अब्बासी का दिल था कि कोई कानून चेंज ना करो, ठीक है, और आप जो है फौरन इलेक्शन में चले जाएं। आवाम से तो आप रेफरेंस ले सकते हैं ना, किसी वक्त भी आवाम से चले जाएं, आवाम से पूछ लीजिए, लेकिन जो बात नहीं हुई वो बात। वैसे किसने नहीं ये इम्प्लीमेंट होने दिया? अब सर ये सच्ची बात है कि ये बंद दरवाजों के अंदर जो एकदम 2-3 मुस्लिम लीग के लोग जो फैसला करते थे वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन कौन लोग? लेकिन ये तो मियाँ साहब होंगे, डार साहब होंगे, शहबाज साहब होंगे, यही फैसला करते थे। किसने ये फैसला किया क्या मतलब मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैं एक दिन IMF जा रहा था मिलने के लिए IMF से, तो मुझे कहा गया कि हुकूमत जा रही है, 31 मई को हुकूमत जा रही है। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा फिर पेट्रोल, मैंने कहा फिर कुछ नहीं बढ़ाएंगे, फिर जो केयर टेकर आएगा वो देखेगा, हम जाते जाते क्यों मतलब किस चीज़ का सवाब उठवा के जाऊंगा मैं। ठीक, तो ख़त्म हो गई बात। मैंने कहा बस ठीक है मैं होके आ जाता हूँ, और ख़त्म हो गई बात। फिर उसके बाद मुझे जब मैं लाहौर से कराची आया हूँ तो लैंड हुआ तो मुझे फ़ोन आया कि नहीं हुकूमत नहीं जा रही। तो मैं कहा फिर तो पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। देखो या तो ये कुर्सी छोड़ दो, लेकिन ये कुर्सी पे बैठोगे तो ये मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। तो किसने कहा था आपको वो छोड़ देंगे, गवर्नमेंट जा रही है, और फिर किसने कहा था कि गवर्नमेंट नहीं जा रही? नहीं मतलब एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा आपको? नहीं, मियां साहब से भी उस दिन बात हुई, लेकिन मियां शहबाज साहब ने मुझे कहा था कि हमारी हुकूमत खत्म हो रही है, क्योंकि मियां साहब ने फैसला कर ले लिया था। तो ठीक है वो चले गए, तो शहबाज साहब ने भी बात कर ली कि चले जाएगा, उसमें कोई बात नहीं थी। और फिर उसके बाद जब हुकूमत जा रही है तो फिर आगे क्या बात करनी है। ठीक है, अब 6-8 दिन की हुकूमत रह गई, तो वो कतर में हमको जाना था, वो मैं होके आ जाता। लेकिन जब आपने फैसला फरमा लिया कि हुकूमत नहीं जाएगी, और मैं ये उस वक्त भी कहता था कि देखो ये कुर्सी पे जब तक आप बैठोगे, हुकूमत पाकिस्तान की अमानत है आपको, तो आपको पाकिस्तान का काम करना पड़ेगा। अगर आपको नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान डूब रहा है, खुदा ना खास्ता है, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, और अगर आप ना बचाएं तो आपको अपनी
आपने पाकिस्तानी होने का हक अदा नहीं किया। इससे मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, नून लीग के साथ आपका तजर्बा को बहुत अच्छा नहीं रहा? नहीं, बड़ा अच्छा रहा है। मैं समझता हूँ छोड़ क्यों दिया सर अगर तजर्बा अच्छा था? देखें सर, बहुत अच्छे लोग हैं नून लीग में। मियाँ साहब हो गए, शहबाज साहब हो गए, नून लीग के अंदर एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, अयाज सादिक साहब, परवेज रशीद साहब, ये सब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मेंटोर्स हैं। मैं इनको मतलब सीरियसली, आपने इसहाक डार साहब का जिक्र नहीं किया? अच्छा नहीं, डार साहब का मैंने जिक्र नहीं किया, बड़े भाइयों की तरह नहीं है वो भी मेरे। मैं बड़ी मतलब इज्जत करता हूँ। मतलब हमारी ईद पे मुबारकबाद एक्सचेंज हुई है, ऐसी बात नहीं। इस ईद पे? इस ईद पे, जी जी। मतलब सर, गुजारिश ये है कि मेरा और डार साहब का बहुत नजरिया फ़र्क था मईशत चलाने में। और जब मैं वज़ीर था तो इन्होंने मेरी बड़ी तनकीद की थी। तो जब मैं वजारत से हटा तो मैंने सोचा कि यार अब मैं भी अपना मौक़िफ़ पेश करूँ। तो मैंने मौक़िफ़ पेश किया जो पार्टी को पसंद नहीं आया। तो फिर पार्टी ने भी थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर ली, हमने भी थोड़ी दूरी इख्तियार कर ली। और शाहिद भाई के साथ ये हुआ कि शाहिद भाई गए भी थे और मेरे ख्याल से बात भी करी थी पार्टी की लीडरशिप से कि यार इस किस्म की सियासत ना करो। और देखें, आज जो मुस्लिम लीग है ना, हम लोग ये समझते थे कि 2008 के बाद बड़ी मुस्लिम लीग में बड़ी क्लैरिटी थी कि हम कुछ चीज़ें ज़रूर सियासत करेंगे लेकिन कुछ चीज़ों पे सियासत नहीं करेंगे और पावर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। यानी कि जो कहते थे कि इक़्तिदार की सियासत होगी, इक़्तिदार की सियासत नहीं होगी। मैं समझता हूँ वो चीज़ से मुस्लिम लीग शायद पीछे हट गई है। बहरहाल हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी सोच उनसे मुख्तलिफ है। ये फैसला कि किसकी सोच ठीक है ये तो अल्लाह कर सकता है या अवाम कर सकते हैं, ये हमारे पास। अच्छा, ये जो यू टर्न था, इतना बड़ा यू टर्न, नजरियाती यू टर्न, ये किसने लिया? मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया, मियां शहबाज शरीफ साहब ने लिया, या इसहाक डार साहब इन दोनों से ज्यादा मजबूत है? नहीं, डार साहब के ऊपर तो ये मलबा नहीं डालना चाहिए, तो ज्यादती हो जाएगी। ये इनका मतलब मुझे नहीं, मैं तो इतना उसमें शामिल नहीं होता था कि ये किसने फैसला किया। लेकिन बहरहाल मतलब देखें, फैसला जो भी जिसने भी किया हो, फैसले के वो सब जो 8 फरवरी को पूरे अवाम ने इनको इस फैसले का रिस्पॉन्सिबल ठहरा है। मतलब एक एहसन इकबाल साहब थे जो आप बड़े फख्र से कह सकते हैं कि मैं जीत के आया हूँ। सही बात। राना तनवीर कह सकते हैं बड़े फख्र से कि मैं जीत के आया हूँ, 45 पे भी जीत के आया हूँ और 47 पे भी जीत के आया हूँ। लेकिन और बहुत कम लोग ये कह सकते हैं। वो बल्कि दावा ये किया जाता है कि अटक से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ एक सीट जीती है और वो सीट है एहसन इकबाल की। इसलिए उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई ना एहतजाज हो रहा है, ना उसके खिलाफ किसी ने पिटीशन की। नहीं, एहसन इकबाल देखें ना सर, उसी दिन नजर आ गया था कि एहसन भाई आ गए हैं और राना तनवीर भी जीते हैं सर। अच्छा, हाँ, 100% राना तनवीर भी जीते हैं। ठीक है। तो मेरी 2 सीट्स होगी अटक से लेकर लाहौर तक। सर अब अगेन आप इस्लामाबाद में बैठे सर, मैं तो कभी कभार आता हूँ, मुझे क्या पता। लेकिन मतलब मुश्किल थी सर, मुश्किल तो थी। पिंडी डिवीजन तो बहुत मुश्किल था। हाँ, अब देखें मियां नवाज शरीफ साहब हार गए, जब कायदे मोहतरम हार गए हैं तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट के क्या तुकपन था? सर हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मियां साहब का लाहौर से हारना इतना सरप्राइजिंग नहीं था मेरे लिए, क्योंकि एक अर्बन एरिया में और लाहौर के अंदर काफ़ी चेंज आ गया और पढ़े लिखे लोग, अर्बन एरिया, यंग लोग, बहुत फ़र्क है। मनसेरा जो था ना, वो एकदम हज़ारा के लोग थे ना, वो मुस्लिम लीग के बड़े शदाई थे। और न सिर्फ हज़ारा के लोग, हज़ारा में, क्योंकि हज़ारा के लोग बहुत कराची में रहते हैं, मतलब अगर एक मुस्लिम लीग का एक पक्का वोट बैंक था ना तो वो हज़ारा के लोगों का था। मियां साहब का मानसेरा से हारना जो है ना, वो उससे भी बड़ी बात है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लाहौर से हारना, लाहौर इज मोर अर्बन एंड ऑल दैट स्टफ, और पंजाब के शहरों के अंदर, फैसलाबाद में आपने देख लीजिए क्या हुआ, कि यही हुआ। तो पंजाब के शहरों में कुछ काफ़ी फर्क आया, लेकिन देहात में मुस्लिम लीग का वोट था। ठीक है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन वजह की तरफ आने से पहले छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे मिफ्ता साहब फरमाइए कि क्या हुआ नून लीग के साथ और क्यों हुआ ये, कि मियां साहब का हार जाना वैसे हैरान कुन बात है? वैसे सर, अमेरिका, लंदन में एक बड़ी मशहूर वजीर आजम थी मार्garet थैचर साहब, 12 साल वो रहीं और आयरन लेडी उनका था, बड़ा सक्सेसफुल दौर था 80 की दिहाई में। उसके बाद एक आदमी थे माइकल हेजल्टीन, उनके वजीर भी थे, मुशीर भी थे। उनके साथ जब वो वोट हुआ तो वो हार गई। वो एक्चुअली उनका वोट तो ज़्यादा मिले थे, लेकिन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 2/3 वोट लेने होते हैं, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में वो हार गई। फिर जॉन मेजर प्राइम मिनिस्टर बने। 8 साल टोनी ब्लेयर रहे, वो भी बड़े मकबूल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 8 साल बाद वो भी हट गए और गॉर्डन ब्राउन आ गए।
एक जमहूरियत में, अमेरिका में भी 8-8 साल में प्रेसिडेंट चले जाते हैं। जमहूरियत में ये होता है कि 8-10 साल बाद लोग बोलते हैं यार इससे जो मिलना था ना फैज़ हमको मिल गया, He's run out of ideas, अब नया चेहरा चाहिए। ठीक है, लोगों का एक वो होता है कि अब नया कोई आइडिया है। आई थिंक एक तो मुस्लिम लीग के साथ ये हुआ है मेरे ख्याल से कि अब काफ़ी अरसा हो गया और काफ़ी चीज़ें हो गई। नए चेहरे तो लेके आए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, नया चेहरा है, पहले वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मरियम नवाज साहबा को लेके आए, नया चेहरा है, फ्रेश है। अच्छा जी, तो मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। आपकी बात सर, आपने मजाक ही उड़ा दी सर, आपकी बात सर आंखों पे सर, आप अजराए मजाक ही नया चेहरा नहीं है बस क्या? मरियम साहबा का नया चेहरा है और शहबाज साहब का नया चेहरा नहीं है। शहबाज साहब का सर 70 साल पुराना चेहरा है। शहबाज साहब तो दो मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने सिर्फ। सर जी सर, तो यही गुजारिश मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि देखें सर, नए चेहरे तो सियासत में बहुत कम है। ठीक है, नए चेहरे की बात होती है, लेकिन जो जिस किस्म की चीज़ें चाह रही थी शायद अवाम, वो किस्म की मुस्लिम लीग वो बात नहीं कर सकी, वो बयानिया नहीं था। एक मुस्लिम लीग के साथ हाथ भी बहुत हुआ है। 17 में जब मुस्लिम लीग में मियाँ नवाज शरीफ को हटाया गया, 17 में और एक 4 साल के मियाँ साहब के ऊपर रेडियो टीवी पे एक बहतान था और एक पूरा नैरेटिव बनाया गया, तो वो एक बोझ मियाँ साहब लेकर चल रहे थे। ठीक है, और फिर उसके बाद खान साहब ने नई नैरेटिव बनाई, हकीकी आज़ादी, अमेरिका ने कभी निकाला है, कभी पता नहीं किसने निकाला है, कभी बाजवे ने निकाला है, कभी किसी मौकिल ने निकाल दिया, पता नहीं क्या हुआ। हर रोज नई एक बात सुनते थे, तो वो एक बस लोग नहीं सुनने के लिए तैयार थे। वैसे बोहतान मियाँ साहब पे भी लगे, लेकिन बोहतान इमरान खान पे रोजाना लग रहे हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। ये एक देखें ना, गौर करें आप इस बात। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि वैसे चौधरी साहब, आप जानते हैं कि जेल में रह के कोई सियासतदान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती है। अपोजिशन में रह के किसी सियासतदान की पॉपुलैरिटी अमूमन कम नहीं होती है। और अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करनी है तो एक ऐसे ही नुस्खा है उनको बाहर ले आए और हुकूमत दे दें 6 महीने के लिए। लेकिन वज़ीर खजाना आपको बनाना चाहिए। नहीं, अल्लाह माफ करे, मुझे अल्लाह माफ करे। मेरी गुजारिश ये है कि देखें, कमाल ये है वैसे कि 10 साल से खान साहब की हुकूमत केपी में है। केपी में तालीम कोई बेहतरी नहीं आई। 10 साल से खान साहब की हुकूमत केपी में है, ना उधर सेहत में कोई बेहतरी आई है, ना कोई सड़कों में बेहतरी आई है, ना कोई गवर्नेंस में बेहतरी आई है, और दहशतगर्दी नहीं रोकी, काउंटर टेररिज्म पुलिस भी नहीं बनाई। लेकिन मजाल है कि कोई इस पे बात करता हो। ठीक है, हम सिंध की बात करते हैं और बिल्कुल सिंध की बात करनी चाहिए। बड़े अबतर हालत करनी है, और आज सबसे ज्यादा पाकिस्तान में तालीम जो है वो सिंध में खराब है, और सबसे अच्छी आदात कश्मीर में वैसे है। लेकिन ये खान साहब के गुनाह माफ हैं। खान साहब जब फौज के साथ थे तो हर खान साहब का जो चाहने वाला था वो ट्विटर पे लिखता था, आई लव अल्लाह, आई लव आर्मी, आई लव ISI। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का नाम पहले लिख देता था, ISI से चीजें। अब वही लोग जो हैं वो इनको गालियां दे रहे होते हैं। ठीक है, जब वो खान साहब के साथ थे कि वो करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन आर्मी के साथ हैं, और हम आर्मी को तारीफ कर रहे थे और करप्शन को बुरा कह रहे थे। आज जब हम बात करते हैं कि बेगम साहिबा ने अंगूठी ले ली किसी से, तो ये बात बिगड़ जाती है, बोलते नहीं वो आर्मी के खिलाफ खड़ा है। भाई तुम तो आर्मी के साथ थे 2 साल पहले, तो मतलब वो जो उनका खान के साथ ज्यादती नहीं हो रही है इस वक्त आपका? बिल्कुल हो रही है, ज्यादती हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और उनके जो खिलाफ जो केसेस बने वो भी गलत हैं, नहीं ठीक बनाए। देखिए, मुझे नहीं पता चौधरी साहब, आप इस्लाम की तारीख बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने नहीं कभी सुना है कि किसी के ऊपर इद्दत के ऊपर केस बनाओ, सच्ची बात है, मैंने नहीं सुना है। ठीक है, मैंने नहीं सुना है कि डिक्लेरेशन के ऊपर कभी केस बनाओ, कि तोशा खाना से डिक्लेरेशन का अपना केस बनाया। जो खान साहब के ऊपर एक केस जो मुझे लगता है सही, साइफर का नहीं, साइफर का भी नहीं, साइफर का ऊपर भी मुझे ज़्यादा इतना इल्म नहीं है मुझे। जो मुझे एक केस सही लगता है वो 190 मिलियन पाउंड का जो है ना, वो मुझे केस सही लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो केस में केस सही बना हुआ है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है हुकूमत में भी रह के कि वो बिल्कुल खान साहब ने जो था वो एक किसी की मदद फरमाई थी, और 190 मिलियन पाउंड की मदद फरमाई थी, और काबीना से भी छुपा के की थी, और इसमें और दीगर लोगों के भी हाथ था। और ये बात भी सबको पता है कि ये जो इनके साथ एक खातून होती थी फराह गोगी साहिबा, उन्होंने पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र में बतेरे पैसे उठाए हैं, और वो बेगम साहिबा से बहुत क्लोज थी, और खान साहब ने उनको एम्पावर किया है। हमें ये भी पता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने, क्योंकि अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं तो वो दूध में नहा चुके हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी थी पैसे लेने में, और खान साहब को इल्म था इस बात का भी।
तो खान साहब करप्शन के तो बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन दूसरे लोगों की करप्शन के खिलाफ थे, अपनी पार्टी के लोगों के करप्शन के खिलाफ नहीं थे। लेकिन अब करप्शन से आगे निकल गए वो, अब तो वो आर्मी के खिलाफ जहाद पे आ गए ना। तो अच्छा, एक सवाल ये है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद क्या इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए थे? उनकी गवर्नमेंट बन रही थी, उनके वाकई 180 MNAs थे या नहीं थे, और इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मिफ्ता साहब ये फरमाइएगा, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इमरान खान जीत गए थे या नहीं जीते? जीत गए थे। जीत गए। गवर्नमेंट बनाना उनका हक था? उनका हक नहीं था, पाकिस्तान के अवाम का हक था। खान, ये इमरान खान का मैंडेट से चोरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। ठीक। पीटीआई की गवर्नमेंट बननी चाहिए थी। लेकिन सर, मैं इमरान खान को वोट नहीं दिया है, ना मुझे इमरान खान की शख्सियत से कोई मुतासिर हूं, ना मैं मुझे पसंद, मैं उनको करता हूँ। ठीक। लेकिन मैं अगर जमहूरियत में मानता हूँ, और मुझे ये लगता है कि खान की हुकूमत इसलिए होनी चाहिए कि लोगों ने उसको वोट दिया। अगर लोगों की अक्सरियत ने उसको वोट दिया तो मैं कौन उनका चाचा लगता हूँ कि मैं बोलूँ नहीं, किसी और को बैठाओ। तो ये गवर्नमेंट गासिब है, इसका ख्याल है? आपका ख्याल? मैं तो यही समझता हूँ कि ये गैर जमहूरी हुकूमत है। क्या जी? और इसको छोड़ देना चाहिए, जितनी जल्दी छोड़ दें। देखिए, इसका एक नुकसान होता है। अगर मार्शल लॉ आता है ना चॉइस साहब, तो मार्शल लॉ डिक्टेटर ये नहीं बोलता है कि मैं इधर मकबूल हूँ, बोलता है मैं पावरफुल हूँ। ठीक। और मैं इस मर्जी से करूँगा, वो बस ठीक है, ये इस तरह होगा। मैंने ये मार्शल लॉ ऑर्डर 1 दे दिया, MPO 1, MPO 2, वो मकबूलियत मांग भी नहीं रहा होता है। जो जमहूरी, अब जो सियासी हुकूमत होती है, वो तो ये क्लेम करते हैं ना कि हम मकबूल हैं। तो भाई, आप मकबूल नहीं हैं, आपको भी पता है कि आप मकबूल नहीं है। जब आपसे कहा जाता है कि देखो आपने 47 पे आए, तो बोलते हैं यार 18 में क्या हुआ था। तो 2 गलतियां एक चीज को सही तो नहीं करती ना, मतलब 2 wrongs don't make it right। 18 में भी गलत हुआ था, लेकिन 18 में 19-20 हुआ था, ये 15-20 हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए सर, आपकी नई पार्टी अवाम पाकिस्तान 6 जुलाई को लॉन्च हो रही है, तो ये पार्टी दूसरी पार्टियों से कितनी मुख्तलिफ होगी और क्या गुंजाइश मौजूद है? जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गई, खटक साहब की पार्टी भी उड़ गई, तो आपकी पार्टी क्या कर लेगी? सर, एक तो ये है कि हमारी पार्टी में, पार्टी के अंदर कुछ मुख्तलिफ चीज़ें और पार्टी के बाहर कुछ मुख्तलिफ, पार्टी के मंशूर में कुछ मुख्तलिफ चीज़ें। पार्टी के अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ है कि जो भी सदर रहेगा वो 2 टर्म पे रहेगा, 3 या 4 साल की एक टर्म होगी, उसके बाद वो चले जाएगा। उसके बाद उसके बच्चे या उसके रिश्तेदार नहीं बनेंगे, कोई और आदमी बनेगा या कोई और औरत बनेगी। तो ये एक नेपोटिज्म वाली पार्टी नहीं है, और इसमें कोई लाइफ टाइम चेयरमैन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो खान साहब ने कह दिया या जो मियाँ नवाज शरीफ ने कह दिया वही बात होगी, इस तरह नहीं है। ठीक। दूसरी बात यह कि हम सचमुच इसमें कुछ सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हमारे साथ हैं वो बिल्कुल सियासत से उनका ताल्लुक नहीं था, अब हो जाएगा इंशाअल्लाह। और वो पाकिस्तान के लिए परेशान है। तो पीपल लाइक डॉक्टर तारिक बनोरी जो HEC के चेयरमैन थे, पीपल लाइक डॉक्टर जफर मिर्जा, ये डॉक्टर तारिक सुलेमान हैं, इधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। एक डॉक्टर लाला रुख एजाज हैं, IBA में पढ़ाती हैं। एक बीना रजा साहिबा हैं, वो उधर रहती हैं, लाहौर में रहती हैं। तो बहुत सारे मुख्तलिफ लोग हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं, यंग लोग बहुत सारे आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लिए परेशान है, और हम उनको लेकर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आवाम के सामने जाएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 2 लोगों की पार्टी है, एक शायद खाकान अब्बासी है, मिफ्ता इस्माइल है, बल्कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की वजह से पार्टी छोड़ी थी। तो कहते हैं 2 लोगों की पार्टी जो वो क्या कर लेगी पाकिस्तान? सर, अब देखें, जो आपने फरमाई ना बात के, स्पेस तो बहुत है। आपको लगता है या नहीं लगता है कि मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से स्पेस बहुत है। इसका ये मतलब नहीं कि हम जो है वो स्पेस ये कैप्चर कर लेंगे। हो सकता है कोई और आ जाए जो स्पेस कैप्चर कर ले। हो सकता है कि मुस्लिम लीग जो अपनी खोई हुई, इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो PTI के पास 40% पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, 20% मुस्लिम लीग को करते हैं और 15% पीपल्स पार्टी को, 14-15% पीपल्स पार्टी को करते हैं। तो 75% ये है, बाकी 25% में दीगर पार्टियां आती हैं। ठीक है। इसमें से आधे लोगों से या 1/3 और 1/2 के दरमियान लोगों से अगर आप पूछे ना कि आप जिस पार्टी को आपने वोट दिया आप सेटिस्फाइड हैं, तो बोलते नहीं है। मुस्लिम लीग से भी सेटिस्फाइड नहीं थी। उसके बाद अगर आप यंग डेमोग्राफिक देखें तो यंग डेमोग्राफिक बहुत ज्यादा PTI की तरफ है, मुस्लिम लीग की तरफ नहीं है। सो ओवर टाइम हमको लगता है कि मुस्लिम लीग की सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है। जिस तरह MQM की सपोर्ट ओवर टाइम कम हो रही है और अब तकरीबन कोलैप्स हो गई है। तो हम समझते हैं कि स्पेस है। वैसे अगर हम 2 लोग हैं या जितने भी लोग हैं, हम अगर अपना नज़रिया आवाम के सामने पेश करेंगे, अगर अल्लाह ताला की मर्जी हुई
और आवाम को हमारी बात पसंद आई तो हमको वोट मिलेगा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। इवन मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो है उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, जबकि वो शुरू में आपके साथ चले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये वक्त मुनासिब नहीं है कि आप, मेरा ख्याल है शायद वो पीटीआई में जा रहे हैं। तो मुस्तफ़ा जो है ना बड़ा स्ट्रेट आदमी है, सीधी बात करता है और झूठ नहीं बोलता है। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मुझे पसंद भी है, तो इसलिए मैं शायद कह रहा हूँ, लेकिन सचमुच ये समझता हूँ अगर मुस्तफ़ा को पीटीआई में जाना होता तो मुझे पता चुका होता। मुस्तफ़ा को सचमुच नहीं पता है, उसका थोड़े से कुछ इश्यूज हैं, कुछ चचा वगैरह भी मना कर रहे थे कभी सियासत में नहीं जाओ। मुस्तफ़ा 3 इलेक्शन हार चुका है। ये हमारा जो सफ़र है सर, ये कठिन सफ़र है। मुस्तफ़ा कठिन चीज़ों से डरता नहीं है, लेकिन इस वक्त मुस्तफ़ा के लिए वक्त मुनासिब नहीं था। वैसे अगर आप लोग नून लीग में रहते तो ज़्यादा मुनासिब नहीं था, ज़्यादा बेहतर नहीं था, और ज़्यादा सेफ नहीं होते? किस चीज़ से सेफ होना है? मतलब मेरी बात सुने सर, शायद अब्बासी साहब और मैं इस पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, ज़िंदगी भर इस पाकिस्तान में रहे, माँ सिवाय के तालीम के लिए बाहर गए थे। इस पाकिस्तान ने हमको इज्जत दिया। अगर हमारे पाकिस्तान में या दुनिया में नाम है तो ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, जो भी है पाकिस्तान की वजह से। ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ लौटाएं। अगर हम समझ रहे हैं कि ये मुल्क गलत रविश पे चल रहा है और मुल्क के पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, अगर हमको ये पता है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब हमसे आगे निकल गए हैं, कि हम कुछ ना कुछ थोड़ी सिस्टम चेंज कर लें तो मुल्क अच्छा हो जाएगा। अगर हमें ये पता है कि 10 करोड़ लोग पाकिस्तानी ख़ते गुर्बत के नीचे हैं, जिनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, और अगर हम कुछ भी ना करें तो ये ज़्यादती होगी। तो हमको हमारा सामने पेश करना होगा अपना हार और जीत अल्लाह के हाथ में, और हमको हार से नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा आपको, लड़ेंगे आप? देखिए मेरी बात सुने, हम किसी के खिलाफ नहीं है। मैं इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ, मैं तो खुली बात करता हूँ कि वो जीते हैं, लेकिन मैं साथ साथ फरागोगी साहबा की भी बात कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं इमरान खान साहब के खिलाफ हूँ, ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हूँ, ना किसी के खिलाफ हूँ, ना मेरी किसी से दुश्मनी है। लेकिन हम अपनी बात करके आवाम तक जाएंगे, फिर आवाम की मर्जी है। जो हम सिर्फ वादा आवाम से ये करते हैं, पाकिस्तान के आवाम से, कि अगर आएंगे कभी तो आपके वोट से आएंगे, वरना नहीं आएंगे, कोई डील करके नहीं आएंगे। इज्जत की हार जो है वो हमारे लिए मुनासिब है। मिर्जा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।